करनी सेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने कहा कि सरकार राम मंदिर आंदोलन का श्रेय अन्य समुदायों का कैसे दे सकती है। मंदिर के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले क्षेत्रियों को पूरी तरह से कैसे नजरअंदाज कर सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट में समाज के नेता के लिए कोई जगह नहीं होने से समाज का पार्टी पर से भरोसा उठ गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले साबित हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि बगवा पार्टी ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही थी। बसपा को सबसे बड़ा झटका यूपी से लगा है। यहां पार्टी को सिर्फ 33 सीटें ही मिली है। इसका सीधा असर बहुमत के अखंडे पर हुआ है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार ये 29 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई है। इसके साथ ही जिस राजस्थान में बीजेपी पिछले 2 चुनावों में लगातार क्लीन स्वीप करती आ रही थी, वहां भी बसपा की सीटें घट गई है। बीजेपी को इन राज्यों में हुए नुकसान को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही ये भी चर्चा चल रही है कि क्या क्षेत्रीय के असंतोष के कारण बसपा की सीटें घटी है, या फिर राम मंदिर ट्रस्ट में समुदाय की अनदेखी का भी पार्टी के वोट शेयर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दरअसल अयोध्या के नतीजों से पता चलता है कि राजपूत समाज की असहमति हावी रही है। देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। 8 जून को केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। पीएम मोदी एक बार फिर पीएम बन सकते हैं। मोदी सरकार 3.0 के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बुधवार शाम हुई एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया है। 8 जून को देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की कई बैठकें हुई, जिससे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने भी बिना समय गवाए जल्द सरकार के गठन पर जोर दिया। वहीं अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। देश का जनादेश आ गया, एनडीए को बहुमत मिल गया है। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि मोदी की नई टीम कैसी हुई। लोकसभा चुनाव में इस बार जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया है, उससे सरकार भी बनेगी और मजबूत विपक्ष भी बनेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी बहुमत के अखंडे 272 से कम है। उसे 240 सीटें ही मिल पाई है। एनडीए को 293 सीटें मिली है। ऐसे में सत्ता की चाबी एनडीए को 2 बड़े पार्टनर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में रहेगी। वहीं विपक्ष की बेंच पर 232 सीटों के साथ इंडिया अलायंस के सहयोगी राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे चेहरे रहेंगे। मोदी ने बुधवार दोपहर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शाम को उन्हें एनडीए का नेता भी चुन लिया गया है। लोकसभा भंग की जा चुकी है। 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 में किसे मंत्री पद मिल सकता है, इसे लेकर अटकलें भी तेज हो गई है। आइए जानते हैं कैसी हो सकती है नरेंद्र मोदी की नई टीम। चुनाव 2024 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि एनडीए गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हैं, लेकिन इस बार की सरकार जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करती है। ये दोनों नेता एनडीए या फिर इंडिया में से किसी भी गठबंधन का दामन थाम सकते हैं, जिसके बाद अगली सरकार बन पाएगी। सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर मीम्स का बाढ़ आ गई है। कई लोग फिल्मी मीम्स शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों में बड़ा झटका लगा है, उनमें महाराष्ट्र भी शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां सूबे में 33 सीटें जीती थी, वहीं 2024 में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद उसका अखंडा 9 सीटों पर सिमट गया। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 41 सीटों पर परचम लहराया था, वहीं 2024 में यह अखंडा मात्र 17 सीटों पर सिमट गया है। सूबे में एनडीए की हालात और खराब हो सकती थी।
होती यदि इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी ने वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर को साथ लिया होता। दरअसल प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कोई भी सीट नहीं जीती, लेकिन कम से कम 7 सीटों के नतीजों को प्रभावित किया। नतीजों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यदि वीवीए को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाता तो इन 7 सीटों में से कुछ विपक्षी गठबंधन के पक्ष में जा सकती थी। इन सीटों में मुंबई उत्तर पश्चिम भी शामिल है, जहाँ शिवसेना उम्मीदवार सिर्फ 48 मतों से चुनाव हार गए। एमबीए के गठबंधन के लिए असफल वार्ता के बाद वीवीए ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से अधिकांश पर अपने उम्मीदवार उतारे या उम्मीदवारों का समर्थन किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति ने लोकसभा चुनाव में अपने वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर दिए हैं। यही वजह है कि बीजेपी को दक्षिणी राज्य में अपनी सीटों की संख्या दोगुनी करने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने बसपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीआरएस नेतृत्व पर अपनी आत्मा बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने अपने परिवार के हितों की रक्षा के लिए बीआरएस विधायकों के स्वाभिमान को बसपा के पास गिरवी रख दिया है। बसपा जिन 8 सीटों पर जीती है उनमें से 7 पर बीआरएस की जमानत जब्त हो गई है। बीआरएस के गठन के बाद पहली बार पार्टी को संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 37.5% वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर घटकर 16.5% रह गया। उन्होंने कहा कि बसपा को विधानसभा चुनाव में केवल 13% वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत बढ़कर 35.5% हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बार फिर चेतावनी दी कि रूस पश्चिमी देशों में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अन्य को लंबी दूरी के हथियार मुहैया करा सकता है। इससे पहले पुतिन ने जर्मनी को चेतावनी दी थी कि यूक्रेन के तरफ से रूस पर हमला करने के लिए उनके हथियारों का इस्तेमाल किया जाना एक खतरनाक कदम होगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा हथियारों की आपूर्ति एक बहुत ही खतरनाक कदम है, खासकर तब जब देने वाले देश हथियारों के इस्तेमाल को नियंत्रित कर रहे हो। पुतिन ने पत्रकारों से कहा, युद्ध क्षेत्र में हथियार पहुंचाना हमेशा बुरा होता है। यह और भी बुरा तब होता है जब आपूर्ति करने वाले लोग न केवल हथियार पहुंचा रहे हो बल्कि उन्हें नियंत्रित भी कर रहे हो। यह एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही खतरनाक कदम है। पुतिन ने जर्मनी का जिक्र करते हुए कहा कि जब जर्मनी द्वारा आपूर्ति किए गए पहले टैंक यूक्रेनी धरती पर दिखाई दिए तो द्वितीय विश्व युद्ध याद आया और रूस को नैतिक आघात हुआ। जर्मन अधिकारियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जब वो कहते हैं कि रूसी क्षेत्र में लक्ष्यों का मानने वाले और भी मिसाइलें होगी तो यह निश्चित रूप से रूसी जर्मनी संबंधों को खत्म कर देता है। बीजेपी की टिकट से पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट पर शानदार जीत दर्ज कराई है, जिसके बाद अभिनेत्री 7वें आसमान पर है। कंगना रनौत ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को मात देते हुए इस सीट पर जीत हासिल की। कंगना ने अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें पीएम मोदी की बदौलत ही इस सीट पर जीत नसीब हुई है। अब कंगना रनौत ने फिर एक पोस्ट शेयर किया है जिसकी हर तरफ चर्चा है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रधानमंत्री मोदी की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वाली ग्रुप फोटो शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। कंगना रनौत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा बुधवार को नरेंद्र मोदी का अपना नेता चुना जाने से भी बेहद खुश है। एनडीए ने प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक की और सर्वसम्मति से मोदी को ब्लॉक के नेता के रूप में चुनने का प्रस्ताव पारित किया है। इस बीच कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एनडीए के सभी नेताओं के मीटिंग के बाद की ग्रुप फोटो शेयर की है। इस फोटो को शेयर करते हुए कंगना ने कैप्शन में लिखा, सपने नहीं हकीकत बनते हैं, तभी तो सब मोदी चुनते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने पहले मुकाबले में जीत का साथ आगाज किया। आयरलैंड के खिलाफ न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों का कमाल देखने को मिला, जिसपे उन्होंने आयरिश टीमों के सिर्फ 96 के स्कोर पर ही समेट दिया। वहीं इसके बाद टारगेट को 12.2 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान
स्थान पर हासिल कर लिया है। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से 52 रनों की बेहतरीन पारी देखने को मिली, लेकिन वह बल्लेबाजी के दौरान अपने कंधे चोटिल कर बैठे, जिसके चलते वह पारी के बीच में वापस रिटायर्ड हार्ट होकर पवेलियन लौट गए थे। रोहित ने मैच के बाद अपनी इस चोट को लेकर भी अपडेट दिया। रोहित ने अपनी चोट को लेकर बताया कितनी गंभीर। आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान न्यूयॉर्क मैदान की पिच पर उछाल होने की वजह से आयरिश तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल की एक गेंद रोहित के एल्बो में जाकर लगी। इसके बाद रोहित काफी दर्द में भी देखी गई, जिसमें फिजियो के मैदान पर अंदर आने के बाद उन्होंने वापस पवेलियन लौटने का फैसला किया। रोहित ने इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के बाद अपनी चोट को लेकर कहा कि उनकी इंजरी अधिक गंभीर नहीं है, बस हल्का सा दर्द है, जिसके चलते उन्होंने मैदान के बाहर जाने का फैसला किया। भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 9 जून को खेलना है, जिससे पहले कप्तान रोहित का ये बयान सभी फैंस के लिए राहत भरा जरूर माना जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के 2 महत्वपूर्ण सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ओर से भाजपा को दिए गए समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की मुलाकात हुई है। एम.के. स्टालिन ने ट्वीट करके इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने नायडू को अपनी शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भाईचारे वाले राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि वह केंद्र सरकार में दक्षिणी राज्यों की वकालत करने और हमारे अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए चंद्रबाबू नायडू अहम सदस्य है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह पूरी तरह से एनडीए और पीएम मोदी के साथ है। बुधवार को नायडू एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए ही दिल्ली पहुंचे थे। यहां सभी दलों ने मिलकर पीएम मोदी को अपना नेता माना है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार पीएम पद तक शपथ लेंगे।